अब्दुल्ला के नेतृत्व में, महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में आज भी नशे का सामान आ रहा है। बुरहान वानी आर्मी ऑफिसर का कपड़ा पहन करके रेप करता था। चिंता ना करो, अब हम तुमको निकाल लेंगे, फिर तुम उपद्रव मचाते रहना। उसको तो परेशानी हो रही होगी, अरे हमने 3 साल गुजर गए, हमने किसी का रेप ही नहीं किया, लेकिन अपनी अपनी बहू बेटियों को छोड़ करके जाओ। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद साक्षी। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही हैं वो एक एडवोकेट, एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं और वो अपनी बात को बेबाकी के साथ रखने के लिए जानी जाती हैं। तो स्वागत कीजिए नाजिया इलाही खान जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजिया जी। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच साक्षी। नाजिया जी, आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ जम्मू कश्मीर में हो रहे इलेक्शंस पर बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल, ये हम सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद डेवलपमेंट ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है। क्या आपको लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, स्टेट इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ये जो डेवलपमेंट की रफ्तार है ये बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी? देखिए, ये बहुत सही समय है क्योंकि इसके बाद फिर हमारा होमवर्क जो है वो पीओके भी है, और ऑलरेडी 10 साल के जो एक होमवर्क का लिस्ट था और जितने भी वायदे हमारे केंद्र की सरकार ने जनता से किया था, इंक्लूडिंग द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो होमवर्क कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया है। और ये एक प्रॉमिस थी कि जम्मू एंड कश्मीर को हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे, फिर से जन्नत बनाएंगे, लेकिन जनता के लिए, लश्कर तैयबा के लिए नहीं, यासीन मलिक के लिए नहीं, फारूक अब्दुल्ला के लिए नहीं, मुफ्ती परिवार के लिए नहीं, और इस्लामिस्ट टेररिज्म मुसलमानों के लिए भी नहीं। क्योंकि पहले जो कश्मीर था वो इन जैसे लोगों के लिए जन्नत था, और जो आम नागरिक थे और जो अलग अलग जाति और धर्म के लोग थे उनके लिए वो जहन्नुम बन चुका था। हमने बचपन से सुना कि जहन्नुम में आग देखा जाता है, बहुत बड़े बड़े शैतान देखे जाते हैं। ये एक ऐसा जहन्नुम जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक का था जहां बर्फ भी था, झील भी थी, गुलमर्ग भी था, अखरोट और जाफरान के बागीचे भी थे, लेकिन हाथ में बम गोलियां थी मुसलमानों के, और इतने खूबसूरत जम्मू एंड कश्मीर को वो जहन्नुम का बिल्कुल सिनेरियो सेट कर चुके थे। लेकिन अब वो वाकई में जन्नत बना है आम नागरिक के लिए। जी बिल्कुल, अभी तो जन्नत बना है, लेकिन ये जो डायनास्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि एनसी और पीडीपी, इनके मैनिफेस्टो में इनका जो पाक प्रेम है वो बखूबी झलक रहा है। तो क्या हम इस जन्नत को बचा पाएंगे स्टेट इलेक्शंस के बाद? बिल्कुल बचा पाएंगे। आप लोग मुझे पता है कि आप भी कश्मीरी पंडित हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आपने मुझे पहली बार इनवाइट किया और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात स्टार्ट करवाई, आपने पहला जो इंट्रोडक्शन है और पहला इंटरव्यू आपके साथ जम्मू एंड कश्मीर पर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कश्मीरी पंडित कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं कि इलेक्शन में हर एक वोटर्स के पास ये संवाद पहुंच जाना चाहिए कि आपका मतदान कितना इंपॉर्टेंट है और कहां पर किस दिशा पर चलना चाहिए। तो आपके जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे वोकल प्लेटफॉर्म को उन्होंने खोल कर रखा है जो ये बताने के लिए सक्षम है और इतने पावरफुल है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं कि वो समझा सकते हैं अपने कश्मीरी भाई बहनों को कि आपका मतदान कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं अभी सुबह के वक्त में योगा करने के बाद मैं महबूबा मुफ्ती के रिलीज किए हुए इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ रही थी। इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे पहला उन्होंने लिखा है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। फिर मैंने मिलाया कि ये अब्दुल्ला परिवार क्या लिख रहा है, जो अभी कुछ दिन पहले ही यूएस के डिप्लोमेट से मिला है, उमर फारूक अब्दुल्ला। इसने भी लिखा है कि भाई 35A और 370 को हम लोग फिर से लगाएंगे। बिल्कुल। अब बात आती है साक्षी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत समझने की बात है कि आखिर कश्मीर 1950 में, 1960 में, 1970 में इतना खूबसूरत क्यों था? 1970 तक इतना खूबसूरत क्यों था? 1950, 1960, 1970 तक का अगर हम कश्मीर का इतिहास खोलते हैं
तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में कोई डिफरेंशिएशन था ही नहीं। लोग आपस में लाल चौक पे, वैली में, उसके बाद फिर जो वो लोग जो पहाड़ी एक परिवार होता है वो लोग, और जो कश्मीरी पंडित्स होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, सब एक साथ आपस में बिल्कुल एक्वेंटेंस और फैमिली की तरह रहते थे। आखिर ऐसा हुआ क्या कि 1971 से कश्मीर जलना स्टार्ट हुआ और 1990 से कश्मीर में पेट्रोल डाल करके उसमें माचिस की तीली लगा दी गई। अब उसके लिए सबसे पहले हमें इतिहास के पन्ने खोलने पड़ेंगे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश निकाल करके बांग्लादेश बनवाने में भारत की बहुत अहम भूमिका रही, बहुत अहम भूमिका रही। 1971 में जब बांग्लादेश बना और भारत की अहम भूमिका से बना, तो 1977 में जब जियाउल हक पहली बार प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर का हम वो हाल करेंगे और खून की नदियां हम ऐसी बहाएंगे कि भारत रोएगा और देखेगा और समझ में आएगा कि उसने क्या किया है हमारे साथ बांग्लादेश बनाने में, मदद करने में। जी, उन्होंने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। ठीक है, तो अब क्या, अब पहले सबसे पहले उठाने की क्या जरूरत है कि मिलिटेंसी के पास जो किताब दी गई थी उसको कितना मिस इन्फॉर्मेटिव बनाया गया था और किस तरीके से उसमें जिहादी और इस्लामिक एक्टिविटीज को बताया गया था, जो जियाउल हक, जिन्ना और लियाकत ने बखूबी कर दिया था। उसके बाद फिर सीन में आ गए फारूक अब्दुल्ला। अब ये तो भाई साहब वजीर डिस्को कश्मीर चलाया करते थे। कश्मीरी पंडितों की वैली में 5-5 लाख लोगों की मृत्यु हुआ करती थी, जेनोसाइड, नरसंहार हो रहा था, लोग मर रहे थे, बुलेट दागे जा रहे थे, लड़कियों को नंगा किया जा रहा था, कश्मीर पंडित की बेटियों को सरेआम बलात्कार किया जा रहा था, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, बच्चों को, कश्मीरी पंडित के बच्चों को जिंदा दफनाया जा रहा था और उनको आरी से चीर दिया जा रहा था। और ऐसे सिचुएशन में फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेला करते थे। ऐसे सिचुएशन में फारूक अब्दुल्ला जश्न कश्मीर मनाया करते थे। ऐसे सिचुएशन में फारूक अब्दुल्ला ऐसे इस्लामिस्ट टेररिज्म को बुला करके ईद की सवैयां खिलवाते थे और वहां पर मुजरा और कोठा खुला करता था, शेर शायरी हुआ करती थी कि भाई हमने कश्मीरी पंडितों को खत्म कर ही दिया। फारूक अब्दुल्ला किसके नेतृत्व पे चल रहे थे? फारूक अब्दुल्ला किसकी लीडरशिप को मान रहे थे? फारूक अब्दुल्ला किसके कमांड को फॉलो कर रहे थे? एकदम बगल में पीओके में के सारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर को साफ करवाया जाता था और बेनजीर भुट्टो बोला करती थी कि ऐसे 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 ऐलानियां बोलती थी और फारूक अब्दुल्ला यासीन मलिक से और लश्कर तैयबा से यही करवाया करते थे। क्या एडवोकेट प्रेम नाथ का अनंतनाग में जो मर्डर हुआ, ये फारूक अब्दुल्ला के नजर में नहीं था क्या? क्या सरला गंजू नर्स का जो अपहरण हुआ, मर्डर हुआ, क्या फारूक अब्दुल्ला को पता नहीं था? फारूक अब्दुल्ला को तो पता था। क्या लाउड स्पीकर के, मस्जिद के लाउड स्पीकर की सफाई की इजाजत और परमिशन फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं दिया करते थे कि कश्मीरी पंडितों को बोलना है कि अब तुम निकल पड़ो, लेकिन अपनी अपनी बहू बेटियों को छोड़ करके जाओ। इस नारे को मैं कश्मीरी में बोलती हूँ, रलिव गलिव चलिव। रलिव यानी कि कन्वर्ट हो जाओ, गलिव यानी कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, और चलिव यानी कि कश्मीर छोड़ के भाग जाओ। इसके अलावा भी एक नारा वहाँ बहुत प्रचलित था, ऐसे गैसे कश्मीर बटो रोत्स तो बटने सान, यानी कि वी वॉन्ट कश्मीर बट विदाउट द कश्मीरी मेन एंड विथ द कश्मीरी विमेन। यानी कि उन सब का एजेंडा तो पहले से ही बहुत क्लियर था। हमेशा क्लियर था। और फारूक अब्दुल्ला तो स्टैम्प्ड मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, स्टैम्प्ड रहे हैं। अभी मैं हालिया में न्यूज़ 18 पर थी और वहां पर फारूक अब्दुल्ला के पार्टी की एक मोहतरमा बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि जितने भी जिहादी थे उनके ऊपर एफआईआर हुआ था और उनको जेल की सलाखों में भरा गया था। मैंने कहा वो लिस्ट आप वायरल कर दीजिए ना, या एक काम कीजिए, फारूक अब्दुल्ला को ही बोलिए कि आप ट्वीट कर दे वो लिस्ट। 0 पर एफआईआर होता था, 0 पर एफआईआर होता था।
अननोन क्रिमिनल्स पर एफआईआर हुआ करता था, और आज तक वो सारे एफआईआर्स को उठा करके उसको चैलेंज भी नहीं किया गया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती के मैनिफेस्टो में और फारूक अब्दुल्ला दोनों के मैनिफेस्टो में ये चीज है कि हम फ्री लीगल असिस्टेंस देंगे उनको जो जेल की हिरासत में है, राइट, मैनिफेस्टो में है। तो आप समझिए कि वो नॉक नॉक कर रहे हैं कि चिंता ना करो, अब हम तुमको निकाल लेंगे, फिर तुम उपद्रव मचाते रहना। अब देखिए कि वो तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा। और हम जैसे लोग, कट्टर लोग हैं जो राष्ट्र प्रेमी हैं, तो ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, और इनके प्रवक्ता भी जब नेशनल न्यूज पर बैठते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, नहीं तो ये यासीन मलिक को जेल के सलाखों के अंदर से इलेक्शन लड़वाते हैं। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। 1947 में जिन्ना बारामुल्ला आया था, कश्मीर के बारामुल्ला आया था, और वहाँ पर जो शेख अब्दुल्ला है उसके एक पार्टी वर्कर ने जिन्ना को जूतों की माला पहनाने की कोशिश की थी। उसके बाद उस शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, शायद आप ये बात नहीं जानती हैं कि वो JKLF का फाउंडिंग मेंबर है। JKLF वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टेररिस्ट यासीन मलिक आज की डेट में तिहाड़ जेल में बंद है। हाँ, वो बात अलग है कि वो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के लिए वहाँ बंद नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर स्टफ के लिए वहाँ पर बंद है। आज उसी फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि इन 3 जनरेशन्स में ये लोग पहले तो फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि इनको करना क्या है, लेकिन जहाँ तक बात पब्लिक को कंफ्यूज करने की होती है तो उस आर्ट पे तो इन लोगों ने मास्टरी पा ली है। जी हाँ, ये वैसे ही है जैसे कि एक सभा में भेड़िया खड़े होके भेड़ों को बोलता है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं आप सबको ऊन के कंबल बांटूंगा, लेकिन वो ऊन आएगा कहाँ से ये बात उन भेड़ों को पता ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले कश्मीर वॉज इन अ हॉरिबल सिचुएशन। चाहे आप बुरहान वानी की बात कीजिए या फिर बुरहान वानी के एनकाउंटर की बात कीजिए या फिर स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स की बात कीजिए, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ है। ऐसी जगह पे वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत डेवलपमेंट हुई है कि वैसी डेवलपमेंट तो आपको जम्मू रीजन में भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी क्या वहाँ के वोटर्स फिसलेंगे? देखिए, जिहादी, बलात्कारी, उग्रवादी मुसलमान को कभी भी पीसफुल माहौल पसंद नहीं आता है, और ना ही बलात्कारी मानसिकता, जिहादी मानसिकता, टेररिज्म मानसिकता और घुसपैठिया मानसिकता मुसलमानों को डेवलपमेंट से कोई मतलब होता है, कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं अभी दिल्ली में थी और मैं फॉर्मर UN मेंबर अशाली वर्मा से मैं मिली। वो काफी बुक्स वगैरह भी लिखती हैं, और वो हमेशा अपनी बुक एक मुझे जरूर देती हैं कि नाजिया, तुम क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बैठती हो तो तुमको ये बुक्स काम में आएंगे, और क्योंकि वो बहुत अच्छा रिसर्च भी करती हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि नाजिया, जब मैं बचपन में गई थी कश्मीर, और उसके बाद जब मैं अब गई बुढ़ापे में, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो बिल्कुल मतलब चेंज। बिल्कुल। मैं गाहे बगाए अक्सर कश्मीर की लड़कियों के साथ बात करती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा की कजन सिस्टर वहां पर रहती हैं, और वो प्रॉपर कश्मीर में रहती हैं। उनके अखरोट के बागान हैं, और उनका 2 बेटा है, दोनों सिविल इंजीनियर है। उनका नाम फातिमा है। तो हम लोग तो मुस्लिम है तो हम लोग फुप्पो बोलते हैं, फुप्पो बोलते हैं। तो वो मुझे बता रही थी कि नाजिया, जिस हिसाब से कश्मीर में डेवलपमेंट आया है और बेटियां और महिलाएं जिस हिसाब से एकदम नॉर्मल बाहर निकल रही हैं, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कश्मीर ऐसा हो जाएगा। हमें तो घर में बेटियों को बंद रखना पड़ता था, और सब्जी लेने के लिए भी जाते थे तो हाथ उठा करके ऐसे करके जाना पड़ता था, और मिलिट्री जो है वो हर जगह पूछती थी, आर्मी कैंप्स लगे होते थे। हमें फील ही नहीं होता था कि हम अपने घर में रह रहे हैं या हम अपने शहर में और अपने गांव में रह रहे हैं, हमें कभी फील ही नहीं होता था।
उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो खेत में हमारा होता था अखरोट, उसका 3 हिस्सा से ज्यादा वो मतलब अब्दुल्ला परिवार के जो नेता होते थे और उनके जो दल्ले होते थे वो ले जाया करते थे, और जो थोड़ा बहुत बचता था वही बेच करके हम अपना घर संसार चलाते थे। उसके बाद फिर आज भी फातिमा पुप्पो मुझे बताती हैं कि अब ये सारे जो चीजें, जो लूट पाट था, जो घसोट था, ये सब खत्म हो चुका है। अब आपका खेत है, आप चाहो तो सरकार से डायरेक्ट बात करके आप उसको बेचो, आप चाहो तो अपने खुद से आप इसको ट्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले एक इल्जामात और भी लगते थे कि आर्मीज जो है वो घुस घुस करके कश्मीरी बच्चियों का रेप करते हैं। आज वो रेप क्यों नहीं होता है? आज वो रेप क्यों नहीं होता है? क्या बुरहान वानी आर्मी ऑफिसर का कपड़ा पहन करके रेप करता था? क्या यासीन मलिक और लश्कर तैयबा के लोग हमारे देश के आर्मी ऑफिसर का कपड़ा पहन करके रेप करते थे? क्योंकि बुरहान वानी के कई तस्वीरें जो हैं वो जब आईबी ऑफिसर्स के पास और जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पहुंचा था तो उसमें कई तस्वीरों में वो पाया गया है कि वो आर्मी ऑफिसर का कपड़ा पहना हुआ था। करेक्ट। तो क्या यही लोग जा करके रेप करते थे और हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को बदनाम करते थे? क्योंकि आज भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं, पर अब तो रेप की घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो आपका सवाल बहुत खूबसूरत है कि क्या लोग वोट करेंगे? हाँ करेंगे फारूक अब्दुल्ला को वोट, हाँ करेंगे महबूबा मुफ्ती को वोट, क्योंकि मुसलमानों को क्या चाहिए? जो उग्रवादी मुसलमान है, जो जिहादी मुसलमान है, जो बलात्कारी मुसलमान है, जो पत्थर मारने वाला मुसलमान है, जो हेट्रेट स्पीच देने वाला मुसलमान है, उसकी तो जुबान खामोश हो चुकी है। उसको तो परेशानी हो रही होगी, अरे हमने 3 साल गुजर गए, हमने किसी का रेप ही नहीं किया, ये कैसे चलेगा? हम तो पत्थर ही नहीं मार पा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज साक्षी कि मुसलमानों को मेहनत करके कमाने की आदत नहीं है, नहीं है। वो 10 साल, 12 साल, 25 साल, 50 साल पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर वो कमाएंगे, इतना पेशेंस उनके अंदर नहीं है। वो एक एनवेलप में पैसा लेंगे, अच्छा पत्थर मारना है, ठीक है मार के आते हैं ना, इजी मनी। अच्छा 20 लड़कियों का रेप करना है, ठीक है कितने पे सौदा कीजिएगा? इतना, ठीक है ये इतना दीजिए, हम घुस घुस करके रात में रेप करके निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है बम मारना है, ठीक है इतना पैसा दीजिए। अच्छा टायर चलाना है, वहां पर भगदड़ मचाना है, ठीक है इतना पैसा एनवेलप में दीजिए, हम ये काम आपका कर देंगे। ड्रग्स कोकीन भेजना है, ठीक है दीजिए, हम ये काम कर देंगे। आज देखिए किसी ने गौर नहीं किया, गौर करने वाली बात थी। अभी हालिया में राहुल गांधी जी गए थे कश्मीर, और वो एक बागीचे में बैठ करके, एक लॉन में बैठ करके जवान लड़कियों से गौर तालाब कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिसमें लड़कियों ने उनसे पूछा कि आप शादी कब करने वाले हैं? तो वो फिर से अपना चतुर चालाक वाला दिमाग लगाएं और उसके बाद फिर लड़कियों से पूछ बैठे कि आप शादी कब करने वाली हैं। जिसमें एक हिजाब पहनी हुई लड़की ने कहा कि शादी करने में डर लगता है राहुल जी, क्योंकि तलाक की मात्रा और डिवोर्स का जो परसेंटेज है वो जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ गया है। अब ये हिजाब वाली मुसलमान लड़कियां ये बात क्यों बोल रही हैं? अगर महबूबा मुफ्ती एक बहुत अच्छा सरकार चलाई है, अगर फारूक अब्दुल्ला एक बहुत अच्छा सरकार चलाया है, तो इस जनरेशन की हिजाब वाली मुस्लिम बेटी ये बात क्यों बोल रही है? क्योंकि पाकिस्तान की वजह से आज भी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में, महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में आज भी नशे का सामान आ रहा है हमारे कश्मीर में। और ज्यादातर मुसलमान लड़के जो हैं वो नशे में धुत रहते हैं, या तो बम गोली बारूद के कारोबार में रहते हैं, और या तो फिर टेररिज्म एक्टिविटीज करने के चक्कर में रहते हैं, और या तो फिर तलाक फेंकते हैं मुंह पर। इसीलिए वहां पर डिवोर्स के परसेंटेज, और मुसलमान बेटियां जो है वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कश्मीर में ये जो ड्रग मेनेस है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। वैसे कश्मीर में एक यूथ का तबका ऐसा भी है जो कि बीजेपी के साथ है, जो देश की डेवलपमेंट के साथ है, ट्राई कलर की रिस्पेक्ट करता है, एंड शायद उन लोगों को ये समझ आ गया है कि उनकी भलाई किसके साथ है।
देयर इज नो डिनाइंग कि कश्मीर में एक विजिबल चेंज दिख रहा है, लेकिन जहां तक बात वोटिंग पैटर्न्स की आती है, तो ये हमने सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, ये हमने अक्रॉस इंडिया देखा है कि कैसे लोग ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोगों को कैश फॉर वोट्स के ये जो झमेला है उसमें फंसा देते हैं, और लोग ना जाने क्यों डेवलपमेंट को दरकिनार कर कुछ चंद पैसों के लिए अपना वोट उन पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से ऐसे प्रावधान लाने चाहिए जहां पर ऐसी जो सिचुएशन है, कैश फॉर वोट्स की जो सिचुएशन है विच इज ड्रास्टिक, इस पर थोड़ा सा कुछ पॉलिसी लाए, रूल्स लाए, या इसको मॉनिटर करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इस पर रोक लग सके? मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसको कैश फॉर वोट कह रही हैं, मैं उसको कहती हूँ वोट जिहाद। हमारे देश में लव जिहाद, वोट जिहाद, नोट जिहाद, लैंड जिहाद, गला रेतो जिहाद, बलात्कार करो जिहाद, मोलेस्टेशन करो जिहाद, कन्वर्शन कराओ जिहाद, धर्म परिवर्तन कराओ जिहाद, मस्जिद बनाओ जिहाद, मंदिर तोड़ो जिहाद चला आ रहा है। और ये चीज मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि जो पैसा 500 या 1000 रुपया आपके पास पहुंच रहा है, क्या यही पैसा जो मेन माथा है उसके पास भी पहुंच रहा है? क्या सामने वाला अरबों खरबों रुपए ले रहा है और आपको 500 1000 रुपए दे करके आपके वोट को कैप्चर कर रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है? हो सकता है कि आप एक बोतल दारू पी लीजिएगा, हो सकता है एक दिन चिकन और मटन खा लीजिएगा या बीफ खा लीजिएगा, क्योंकि मुसलमान अपने आप को बीफ खाने के बाद ही पक्का मुसलमान समझते हैं। तो लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले लाल चौक में तिरंगा झंडा नहीं लहरा करके पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, जिस हिसाब से पहले लाल चौक में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय और हनुमान चालीसा ना पढ़ करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, जिस तरह से पहले पाकिस्तान जीतता था मैच में तो बम पटाखे जलाए जाते थे, अब भारत जीतता है तो बम पटाखे जलाए जाते हैं। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि जो लोग कश्मीरी पंडित कश्मीर में है वो खुलकर सामने आएंगे और जो बाहर है वो खुलकर सपोर्ट करेंगे और वो खुलकर अवेयरनेस फैलाएंगे, और जो मुसलमान है वो समझेंगे कि अब वक्त आया है कि हम डेवलपमेंट को की तरफ देखें, ना कि टायर जलाने और पंचर की दुकान में काम करने की तरफ हम देखें। क्या जिंदगी मुसलमानों की एनवेलप पर ही जीनी है? क्या मुसलमानों को एक धब्बा लेकर के ही मरना है कश्मीरी मुसलमानों को कि भाई वो टेररिस्ट है, वो टेररिज्म करता था, वो जो लड़का मरा है वो तो टेररिस्ट था? क्या माएं यही देखना चाहती हैं? आज भी जब हम 15 अगस्त में एक तरफ जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन रहे थे, तो दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर जो पीओके में है वहां से कई आतंकवादी तिरंगा झंडा लहरा रहे थे और आंखों में आंसू लेकर के कह रहे थे कि जो हुआ वो हुआ, अब हमें भारत में जोड़ दिया जाए। तो क्या वो मुसलमान जो अब रो रहे हैं, अपने गुनाह को मान रहे हैं, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमान समझेंगे कि नहीं समझेंगे? और मैं चाहूंगी, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम अभी, मैं चाहूंगी साक्षी के जम्मू एंड कश्मीर पर हम उस वक्त तक आलोचना करते रहे जब तक वहां पर इलेक्शन चल रहा है, और एक एक चैप्टर को, एक एक पंक्तियों को, एक एक इतिहास को हम खोलते रहे। जी बिल्कुल। नाजिया जी, हमें पता है कि आपके पास आज समय नहीं है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल, क्या कश्मीरी पंडित कभी बाइज्जत अपने घर कश्मीर लौट पाएगा? बहुत उचित सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, और ऐसा एहसास हो रहा है कि आप कश्मीरी पंडित नहीं, आप भारत की बेटी होकर के बात कर रही हैं और अपने अधिकार को मांग रही हैं। ये मैं तो कश्मीरी नहीं, लेकिन ये मेरा भी सवाल है और इस पर कई रिप्रेजेंटेशंस मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जी को भेजा है कि इस इलेक्शन के बाद एक डेटा निकाला जाए कि कौन कौन कश्मीरी पंडित कहाँ कहाँ है और अभी भी वो जाना चाहते हैं दोबारा जम्मू एंड कश्मीर, अपने घर संसार में लौटना चाहते हैं, तो वो इंतजाम किया जाए
और उनको दोबारा पहुंचाया जाए उनकी जमीन पर, उनके गांव में, उनकी वैली में, उनके पहाड़ों में और उनके बर्फ में, उनके झील में। वो दोबारा गुलमर्ग में दौड़ना चाहते हैं। उनकी बच्चियां दोबारा आजादाना तरीके से अपने कश्मीर में जाकर के जितनी मंदिरें हैं वहां पर माथा टेकना चाहती हैं। ये इसके लिए ये सरकार काम कर रही है और करेगी। इस इलेक्शन के बाद आपको आपका घर जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी। आज तो समय के अभाव में आपको जल्दी जाना पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे दोबारा जल्द ही जुड़ेंगे। क्योंकि आप कश्मीरी पंडित हैं और एक इमोशनली अटैचमेंट है मुझे कश्मीरी पंडितों से। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं मिलूं सबसे, रूबरू हूँ। तो नेक्स्ट मैं दिल्ली जब भी आऊंगी आपके साथ बैठ करके इस पर आलोचना करूंगी। यस, वी शैल लुक फॉरवर्ड टू इट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव।